नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि बापना द्रव्य गुणम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि हमारा मेडिसिनल प्लांट सीरीज चल रहा है, तो आज हम जिस द्रव्य के बारे में बात करने वाले हैं वो है धान्यक। धान्यक मतलब कोरिएंडर सटाइवम। कोरिएंडर सटाइवम जिसे कि हिंदी में धना कहा जाता है, इंग्लिश में कोरिएंडर कहा जाता है। कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से अभी हम शुरू करेंगे। आज का हमारा द्रव्य है धान्यक। धान्यक जिसे कि हिंदी में धना कहा जाता है, धनिया भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कोरिएंडर कहा जाता है तथा इसका लैटिन नाम है कोरिएंडर सटाइवम। मैंने हर बार आपको बताती हूँ कि जो लैटिन नाम होते हैं उनके अपने मीनिंग होते हैं। तो कोरिएंडर वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड कोरिएंड्रॉन, वहां से ये इवॉल्व हुआ है। और कोरिएंडर इसका इंग्लिश में नाम भी है कोरिएंड्रम सटाइवम। सटाइवम की मीनिंग होती है जिसका कल्टीवेशन किया जाता है। चूंकि धनिया एक मसाले के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका कल्टीवेशन लगभग हर देश में काफी प्रचुर मात्रा में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कोरिएंडर सटाइवम। इसकी फैमिली अम्बेलिफेरी, जिसे आजकल एपीएसी भी कहा जाता है। अम्बेलिफेरी फैमिली जो होती है उसकी स्पेशलिटी होती है, लगभग सारे मसाले अम्बेलिफेरी फैमिली के होते हैं। और इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो छत्राकार होते हैं, अम्बेल शेप के होते हैं, इसीलिए उसे अम्बेलिफेरी फैमिली कहा जाता है, जिसका नए नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसे एपीएसी कहा जाता है। हिंदी में धनिया या कोथमीर भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में कोरिएंडर, और संस्कृत में इसके काफी सारे सिनोनिम्स दिए गए हैं। धान्यक या धान्यक, धान्यक धानेयकम इसलिए सिनोनिम है इसका कि इसका जो हम इसका फ्रूट देखते हैं, इसका जो फ्रूट होता है वो जो है वो क्षुद्र धान्य जो होते हैं, जैसे ज्वार वगैरह होता है तो उसके जैसा, मिलेट्स के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको धान्य कहा गया है। इसके अलावा कुछ तुमरु, क्योंकि रोग समूह कुत्सितम रोग समूहम नाशयति, मतलब रोग समूह का नाश करता है, इसलिए इसको कुछ तुमरु भी कहा जाता है। वितुन्नक इसका एक सिनोनिम है। वितुन्नक मतलब कि इसके सेवन से दुख दूर होते हैं, इसलिए इसे वितन्नुक भी कहा गया है, वितुन्नक कहा गया है। कुनटी भी इसका एक सिनोनिम है। तो आज हम जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं वो एक मसाला भी है जो फूड में यूज किया जाता है, और एक बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी है, धान्यक कोरिएंडर सटाइवम, जो कि अम्बेलिफेरी फैमिली का मेंबर है। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो चरक संहिता के समय से ही धान्यक का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में इसको तृष्णा निग्रहण महाकशा में लिया गया है, सुश्रुत ने इसे गुड़ुच्य आदि में लिया है, जबकि भाव प्रकाश सहित जो निघंटु है उसमें हरित आदि वर्ग में इसका वर्णन मिलता है। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो लगभग जो हिस्ट्री के हिसाब से इसको देखा जाए तो साउथ वेस्ट एशिया में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। मेनली ईरान इसका उत्पत्ति हैबिटेट माना जाता है। इसके अलावा कई सारे जो हम इतिहास में पढ़े तो नॉर्थ अफ्रीका, साउथ यूरोप, उनको भी इसका हैबिटेट माना गया है। ये लगभग अभी इसका बहुत सारे देशों में इसकी खेती की जाती है और कोरिएंडर उगाया जाता है। कई देशों में इसे सिलेंट्रो कहा जाता है और इसे चाइनीज पार्सले भी कहा जाता है। इसके हैबिट की अगर मैं बात करूं, इसके मॉर्फोलॉजी की मैं बात करूं अगर, तो ये एनुअल हर्ब होता है। इसमें भी दो वेराइटीज होती है। एक जो होती है उसके सीड्स छोटे होते हैं, उसमें से तेल ज्यादा निकलता है, जबकि एक वैरायटी जो बड़ी होती है वो काफी उसके फ्रूट बड़े होते हैं लेकिन ऑयल की क्वांटिटी उसमें कम होती है। वो दो स्पीशीज उसकी वैरायटीज होती है। अगर हम इसके फ्रूट की बात करें तो ये हर्ब होता है जो कि लगभग 90 सेंटीमीटर 50 to 60 सेंटीमीटर जितना लंबा भी पाया जाता है। इसकी स्टेम जो होती है, इसके सारे ही पार्ट यूज किए जाते हैं। इसका पंचांग यूज किया जाता है। इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट ग्रीनिश कलर की होती है। इसकी लीव्स जो है वो आपको दो तरह की दिखाई देगी। इसकी जो नीचे की लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है और लोब्ड होती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, लोब्ड लीव्स है इसकी। और जब ये बड़ा हो जाता है फ्लावरिंग के स्टेज पे, ये अभी जो हमारे पास है वो फ्लावरिंग के पहले का है। फ्लावरिंग की स्टेज जब इसकी होती है तो जो लीव्स होती है ऊपर आपने कई बार देखी होगी, वो फेदर जैसी रहती है, पंख जैसी रहती है। उसमें
इसके फ्लावर जो होते हैं वो अम्बेल शेप में, क्योंकि अम्बेलीफेरी का मेंबर है तो अम्बेल शेप में व्हाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। और इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो लगभग 2 से 3 मिलीमीटर लंबे, 2 उसमें पेरिकार्प होते हैं। जैसे आप यहाँ पे, उसके ऊपर धारियां होती है, इसके अंदर से जो बीज निकलता है और उस बीज में से भी ऑयल निकाला जाता है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये एक एनुअल हर्ब होता है और बीज से इसको उगाया जा सकता है। इसकी कई सारे भारत में लगभग हर जगह इसकी खेती की जाती है। अब अगर मैं इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो धनिया जो है वो गुण में लघु स्निग्ध होता है। इसके रस 4 बताए गए हैं। कषाय, मुख्य रस कषाय है। कषाय, तिक्त, मधुर और कटु, 4 रस इसके बताए गए हैं। लेकिन इसका विपाक मधुर बताया गया है और इसका वीर्य जो है ज्यादातर आचार्यों ने उष्ण माना है। इन्हीं सारे इसका जो ये आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है इसके गुणों का, रस पंचक का, उसी की वजह से ये त्रिदोषहर होता है। चूंकि कषाय है, तिक्त है, इसलिए ये पित्त का शमन करता है। उष्ण है इसलिए कफ का शमन करता है। उष्ण है और मधुर विपाक है इसलिए ये वात का भी शमन करता है। तो धनिया एक ऐसी औषधि है जो कि त्रिदोषहर है, तीनों दोषों का शमन करता है। वात में भी, वात रोगों में भी काम में लिया जाता है, कफ के रोगों में भी काम में लिया जाता है और इसको पित्त के रोगों में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम कर्म इसके देखें तो आयुर्वेदिक कर्म इसके दीपन मतलब कि ये भूख को बढ़ाता है। पाचन क्रिया में सहायक होता है। अच्छा ज्वरग्न इसे कहा गया है, ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अच्छा रोचन है। ये अच्छा ग्राही होता है क्योंकि कषाय रस है इसलिए ये अच्छा ग्राही होता है। और जैसे कि आचार्य चरक ने कहा है, ये तृष्णा निग्रहण होता है। तृष्णा जो कि एक पित्तज विकार है, एक्सेसिव थ्रस्ट, उसमें इसका उपयोग किया जाता है और उसमें इससे बहुत फायदा मिलता है। और मैं रोगाग्नता की बात करूं तो तृष्णा में, दाह में, वमन में, श्वास रोग में, कास रोग में, कृमि रोग में, इस सब का प्रयोग किया जाता है। जब ये आर्द्र रहता है तो विशेष करके पित्तहर होता है। इसके प्रयोजन की मैं बात करूं तो पूरा पंचांग भी प्रयोग करते हैं इसका फल यूज करते हैं और इसके बीज में से निकलने वाला जो तेल है वो तेल का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा की अगर मैं बात करूं तो चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसका हिम बनाया जाता है। आज हम हिम बनाने की विधि भी देखेंगे। तो हिम जो है वो 20 से 40 ml की मात्रा में कहा गया है, जबकि इसका तेल जो है वो 1 से 3 बूंद की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखें कि हाउ कैन वी यूज दिस वंडरफुल प्लांट थेरापेटिकली, मतलब कि इसके आमिक प्रयोग हमें कैसे करने हैं। तो शिराशूल जब होता है, शिराशूल मतलब सर में दर्द जब होता है, हेडेक जब होता है, तो इसकी जो पत्तियां होती है उनको पीस के एक पेस्ट बनाया जाता है और उसको सर पे अप्लाई किया जाता है। आधे घंटे तक रखते हैं फिर निकाल देते हैं, तो उससे शिराशूल में, हेडेक में काफी रिलीफ मिलता है। उसी तरह से पैत्तिक शोथ जब होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो और वो भी पैत्तिक हो, तो उसमें भी इसके पत्र का लेप किया जाता है। मुखपाक जिसको स्टोमेटाइटिस कहा जाता है, गुजराती में सब जिसको कहते हैं मुंह में चांदा पड़वा, એટલે उस रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते का जूस निकाल लेते हैं और उस जूस से गार्गल्स किए जाते हैं, गंडूश किया जाता है, कोगला किया जाता है। तो मुख रोगों में और गले में दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, तो उस रोग में भी इसके पत्ते के रस से, पत्र स्वरस से गंडूश करने का इंडिकेशन दिया गया है आयुर्वेद में। रक्त पित्त, खास करके अभी गर्मी की सीजन है, तो गर्मी के सीजन में कई लोगों को नेजल ब्लीडिंग होती है, नासा रक्तस्राव, हिमेस्टेसिस भी जिसको कहा जाता है। तो उसमें इसका रस निकाल के और उस रस की बूंदे जो है वो नाक में डालने से काफी फायदा मिलता है और ब्लीडिंग में आराम मिलता है। नेत्राभिषंद रोग, आंखों का रोग होता है ये, उसमें इसके पत्र का स्वरस आंखों में आई ड्रॉप की तरह यूज किया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी हम किसी ड्रग को या कोई भी आई ड्रॉप्स में डाल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। उसे पहले हमें अच्छे से साफ कर लेना है, पानी से धोना है। आजकल जो सब्जियां होती है उनमें कई बार पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। हमेशा इन सब चीजों का प्रयोग करने से पहले इनको हो सके तो गर्म पानी में धोइए और सब्जियों को पूरा अच्छी तरह से साफ करके फिर ही प्रयोग करिए। खास करके जैसे आई ड्रॉप में कर रहे हैं या फिर इंटरनली कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का साफ होना बहुत जरूरी है। संधिशूल,
संधि शूल मतलब जॉइंट पेन्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि धने का जो तेल होता है, कोरिएंडर ऑयल भी जिसे बोला जाता है, धान्यक तेल जो होता है उसकी मालिश की जाती है और वो एक अच्छा पेन किलर होता है। धनिया जो है उसको भल्लातक का एंटीडोट कहा गया है। तो भल्लातक तेल, भल्लातक जैसे आप सभी जानते हैं सेमिकार्पस एनाकार्डियम एक विष है। भल्लातक का तेल जो होता है एक इरिटेंट पॉइजन होता है। तो भल्लातक के तेल से अगर इन्फ्लेमेशन हो गया हो तो वहां पर इसके पत्तों का कल्क बना के और उसका लेप किया जाता है, इसको वहां एंटीडोट की तरह माना गया है। भ्रम हो या मूर्छा हो, मतलब चक्कर आ रहे हो, और खास करके अगर गर्मी की वजह से, तो इसकी बीज मज्जा जो होती है, मतलब सीड के अंदर से अंदर का पार्ट निकाल के और फिर उसका क्षीर पाक बनाया जाता है। क्षीर पाक मतलब दूध के अंदर इसको पकाकर और फिर उसका उपयोग करने से तृष्णा और भ्रम, मूर्छा, उन दोनों रोगों में काफी आराम मिलता है। तृष्णा की बात करूं मैं तो तृष्णा में इसका श्रत श्रुत जल लिया जाता है, मतलब पानी उबालेंगे, उसमें धनिया डाल देंगे, फिर एक फांट की तरह ही है लेकिन उसको ठंडा करके पीना है। फांट जो होता है वो गरम गरम उसी वक्त पी लेते हैं। उसको पानी में डाल देंगे, फिर थोड़ी देर तक उसको रखेंगे, उसके जब वो ठंडा हो जाए तो उसको छान के फिर प्रयोग किया जाता है। ज्वर रोग जो है उसमें धान्यक हीम का प्रयोग किया जाता है। तो धान्यक हीम हम देखेंगे कि धान्यक हीम कैसे बनाया जाता है। तो धान्यक हीम के लिए आपको जितना धना लेना है, लगभग हम 6 ग्राम अगर धना ले रहे हैं तो 60 ml जैसा उसमें पानी डालेंगे। ये पानी को आपको रखना है, लगभग 6-7 घंटे तक रखना है। उसके बाद जब इसका देखिए आप, मैंने 7 घंटे पहले रखा था इसको, तो इसका कलर भी धनिये के रंग जैसा हो गया है। अब 6-7 घंटे के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा मैश कर लेंगे और फिर जो है इसको छान के और फिर इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है इसके अंदर फिर इसके अंदर शर्करा मिला देंगे और फिर शर्करा मिलाकर ये जो तैयार हुआ है इसको हम कहते हैं धान्यक हीम। और ये धान्यक हीम का तृष्णा रोग में प्रयोग किया जा सकता है। ये धान्यक हीम का ज्वर में भी प्रयोग, इसमें मिश्री, शर्करा और मधु मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका रेशियो रखना है 1:6। मतलब हीम बनाने के लिए हम इसको 6-7 घंटे पहले जो धान्यक था उसको थोड़ा सा क्रश किया, धने का जो फ्रूट होता है, क्रश करने के बाद उसको पानी में रख दिया। 6-7 घंटे आप उसको ऐसा ही रहने दीजिए। फिर 6-7 घंटे के बाद, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रश करके और उसको छान लेते हैं। फिर इसमें शर्करा या मधु मिलाकर ये जो तैयार हुआ है इसको हम बोलते हैं धान्यक हीम। आप कलर भी देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो धान्यक के जैसा हो गया है और ये तृष्णा, ज्वर वगैरह में बहुत ही उपयोगी होता है। काश श्वास की अगर मैं बात करूं तो चूंकि मैंने बताया आपको कि ये त्रिदोष हर है, तो त्रिदोष हर होने की वजह से काश श्वास प्रतिशय में, क्योंकि कफ का भी शमन करता है, वात का और पित्त का भी, तो धान्यक को तंडुलोदक, तंडुलोदक मतलब कि चावल का जो धोवन पानी होता है या जो चावल का मांड कहा जाता है, राइस वाटर जिसको कहा जाता है, राइस को पकाने के बाद जो पानी निकाला जाता है जिसको गुजराती में ओसामण और हिंदी में जिसको चावल का मांड कहा जाता है, तो वो ले लिया जाता है। उसके अंदर धान्य का चूर्ण मिला सकते हैं और शर्करा मिलाकर उसको पीने के लिए देते हैं। काश श्वास में इसका अच्छा उपयोग है। उदर शूल की मैं बात करूं तो उदर शूल में 1-2 बूंद तेल जो है वो पताशे के साथ दिया जाता है। ये प्रयोग बच्चों में भी किया जाता है। बच्चों में आप जानते होंगे ग्राइप वाटर का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों को गैस का प्रॉब्लम ना हो, पेट दर्द ना हो, उदर शूल ना हो, इसके लिए ग्राइप वाटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जितने भी एरोमेटिक हमारे जो स्पाइसेस है उनमें से जो ऑयल निकाला जाता है या उनका जो सत्व होता है उसी में यूज करते हैं। उसमें डील मतलब शतपुष्पा होता है, मिश्रेया मतलब सौंफ होती है, फेनल होती है और धनिया भी होता है। तो धनिया को भी उसका प्रयोग किया जाता है। जो धनिया का तेल होता है वो खास करके जीआईटी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक अच्छा उदरशूल हर वो होता है। रक्तार्श की अगर मैं बात करूं तो रक्तार्श में मतलब ब्लीडिंग पाइल्स में
धनिया का क्वाथ बना के उसको मिश्री के साथ दिया जाता है। जीर्ण प्रतिशय में इसका धनिया का फांट बनाकर मतलब गर्म पानी में इसको डाल के फिर थोड़ी देर उसको रखेंगे 10-1 मिनट, और उसको छान के और गर्म ही पी लेना है। उसमें मिश्री मिलाकर उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से धान्य के न सिर्फ एक मसाले में प्रयोग होता है बल्कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसीलिए आयुर्वेद में चरक संहिता में इसको तृष्णा निग्रहण में कहा गया है, और कई सारे निघंटुओं में भी बाद में इसका वर्णन है। कई सारे योगों में उसको डाला जाता है। खास करके धान्य हीम का प्रयोग ज्वर आदि में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसकी लीव्स जो होती है उसमें 100 ग्राम में 23 किलो कैलोरीज एनर्जी प्राप्त होती है उससे। उसमें लगभग 92% जैसा पानी होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम होते हैं। फैट्स 1.5 ग्राम के लगभग होते हैं। उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा धान्य में बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B9, विटामिन सी, विटामिन ई और इसमें विटामिन के भी पाया जाता है। और मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक भी थोड़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके सीड्स में से जो ऑयल निकलता है उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई गई है, जो कि उसके अंदर जो तत्व है लिनोलोल, जेरानियोल, टर्पीन्स है काफी सारे इसमें। इसके अलावा कैम्फर भी इसमें पाया जाता है। लिमोनिन नाम का पदार्थ इसमें पाया जाता है। तो इसकी एक्टिविटीज उसकी वजह से होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो धनिया का हम पूरे बात करें तो पूरा जो प्लांट होता है वो पूरा ही एरोमेटिक होता है, और उसमें कई सारे फिनॉल्स, फ्लेवेनॉइड्स वगैरह पाए जाते हैं। इसी की वजह से इसकी जो फार्माकोलॉजिकल स्टडीज की गई है उसमें इसको एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पाया गया है। जहां भी फिनॉल्स या फ्लेवेनॉइड्स होते हैं वो चीजें जनरली अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। खास करके इसके एक्वेस एक्सट्रैक्ट को देखिए, आयुर्वेद में कितना साइंटिफिक है कि इसके धान्य हीम को प्रयोग करने के लिए कई जगह पे बताया गया है। धान्य हीम इज नथिंग बट अ एक्वेस एक्सट्रैक्ट, मतलब हमने पानी के अंदर उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया है। तो इसके एक्वेस एक्सट्रैक्ट है, स्टडीज में बताया गया है कि वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है क्योंकि उसमें काफी सारे फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो एसेंशियल ऑयल है उसको एंटी डायबिटिक पाया गया है। एंटी डायबिटिक जो इसकी एक्टिविटी बताई गई है उसका रिलेशन भी निकाला गया है कि चूंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने की वजह से ये डायबिटीज में फायदा करता है। इसको एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल पाया गया है। खास करके इसके एसेंशियल ऑयल जो है उसको अच्छा एंटीबैक्टीरियल पाया गया है। कई सारी बैक्टीरियाज के ऊपर जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें से इसको साल्मोनेला टाइफी, खास करके फ्रूट के एक्सट्रैक्ट्स को जब प्रयोग किया गया तो साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई, इसके अलावा इसके एसेंशियल ऑयल को बेसिलस के खिलाफ अच्छा पाया गया। इसकी अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसके एसेंशियल ऑयल की पाई गई है। इसके एसेंशियल ऑयल को अच्छा एंटी फंगल भी पाया गया है, और एसेंशियल ऑयल को एंटी कैंसर, कुछ कैंसर लाइंस में उसका प्रयोग किया गया तो एंटी कैंसर भी पाया गया है। इस तरह से चूंकि ये बहुत रिच है फिनोलिक कंपाउंड्स में और इसमें एसेंशियल ऑयल होता है तो इसकी काफी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रूव की गई है। इसका जो कल्टीवेशन है वो बीज से किया जाता है और लगभग हर जगह अच्छा होता है, लेकिन अगर वोलेटाइल ऑयल बनाने के लिए इसको उपयोग करना है तो मीडियम हेवी सॉइल में और जहाँ पे सनी लोकेशन हो, मतलब धूप आती हो, वहां पे इसको करने से, और जो कि मिट्टी जो है वो वाटर लॉगिंग में ये सरवाइव नहीं करता है, तो अच्छा वेल ड्रेन जो सॉइल होती है वहां पे ये अच्छा चलता है। अगर मैं इसके अदर यूजेस की बात करूं तो धनिया जो होता है वो एक स्पाइस की तरह, लगभग इंडियन स्पाइस में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लगभग जितनी भी इंडियन कुकिंग होती है इसमें सब्जियों वगैरह में इसको एक मसाले की तरह ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में, बिस्किट्स में, केक में भी इसके एसेंशियल ऑयल का प्रयोग किया जाता है।
इसको बहुत सारे देशों में मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है और काफी सालों से यूज किया जाता है। जो फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटस जिनको माना जाता है, उन्होंने भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है इसके बारे में। तो उतने पुराने समय से इसको प्रयोग किया जाता है मेडिसिनल, और आयुर्वेद के ग्रंथों में तो काफी सालों से इसका प्रयोग बताया गया है। इसका ऑयल जो है वो एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। जैसा हम रोज बात करते हैं कि रादर देन यूजिंग, आपको पता होगा कि जनरली मॉडर्न साइंस में सोडियम बेंजोएट जो है, अभी जो फूड इंडस्ट्री होती है उसमें कई बार सोडियम बेंजोएट जो है उसको एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। लेकिन सोडियम बेंजोएट की अगर ज्यादा मात्रा हो जाए तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे समय में ऐसा जरूरी है कि हम लोग कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स निकाले। तो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि इसका एसेंशियल ऑयल है, उसको एक अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव माना गया है और कई जगह उसका एज ए प्रिजर्वेटिव यूज भी किया जाता है। इसके अंदर से निकलने वाली जो बीज मज्जा है उसको सेक के उसे धना दाल कहा जाता है, और उसको एक माउथ फ्रेशनर की तरह, मुखवास की तरह इंडिया के कई सारे प्रदेशों में उसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑयल जो है उसको फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि इसका ऑयल जो है वो बहुत एरोमेटिक होता है। जो कोरिएंडर की लीफ होती है वो भी सीजनिंग के लिए यूज की जाती है, गार्निशिंग के लिए यूज की जाती है। और चूंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इसलिए कुकिंग के बाद में इसको लास्ट में जाता है। कई बार सांभर वगैरह में, कुकिंग में भी इसके फ्लेवर के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इसके ऑयल को लिकर्स की फ्लेवरिंग के लिए, कोका की और चॉकलेट इंडस्ट्री में फ्लेवरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ऑयल जो है उसको मेडिसिनल यूज भी है, कार्मिनेटिव की तरह यूज किया जाता है, और एज ए एनाल्जेसिक्स भी इसको प्रयोग किया जाता है। इसका जब जो धना है, इसका जब तेल निकाल लिया जाता है उसके बाद उसको जो है उसके प्लांट में से भी निकाला जाता है, और इसके फ्रूट में से भी वो जो इसकी केक बचती है उसको एनिमल्स के फॉडर की तरह यूज किया जाता है। अभी हम देखते हैं, चूंकि ये स्पाइस है तो कई बार इसमें हमें मिलावट मिलती है। ये हम देख सकते हैं कि ये जो धना पाउडर होता है ये ग्रीनिश कलर का होता है, तो इसमें कई बार केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और कई बार कुछ इररिलेवेंट मटेरियल इसमें मिला दिया जाता है। तो अगर इसको टेस्ट करना हो, हाउ टू टेस्ट अडल्ट्रेशन, तो धने के पाउडर को हम पानी में मिलाएंगे। तो जनरली अगर थोड़ी देर इसको रखेंगे तो जनरली जो शुद्ध, देखिए आप ये सेटल होना शुरू हो गया है, तो जो शुद्ध धनिया पाउडर होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। और अगर इसमें कोई भी कचरा है, कुछ अडल्ट्रेशन है, डस्ट वगैरह का अडल्ट्रेशन है, तो दैट विल रिमेन ऑन द टॉप। आप देख सकते हैं कि ये लगभग नीचे सेटल हो रहा है, तो ये हम मान सकते हैं कि ये शुद्ध है। तो इस प्रकार से उसका अडल्ट्रेशन हम चेक कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें कि इसकी सेफ्टी की बात करें, तो चूंकि कई सालों से ये स्पाइसेस में यूज किया जाता है, मेडिसिन भी यूज किया जाता है, तो लगभग इसके कोई टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिले नहीं है। एसेंशियल ऑयल को एज ए फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल की तरह जब यूज किया गया, तो उसको जो मैक्सिमम उसकी लिमिट बताई गई है, उसका डोज बताया गया है। एसेंशियल ऑयल की मैं बात कर रही हूँ, 600 mg पर डे, 600 mg पर डे जो है उसकी मैक्सिमम मात्रा बताई गई है एसेंशियल ऑयल की। और आयुर्वेद में बताया गया उसका तेल अगर यूज करना हो तो 1 से 2 बूंद यूज करना चाहिए। तो आज हमने एक ऐसी औषधि, ऐसे प्लांट की बात की, धान्यक, जो कि एक अच्छा मसाला भी है। इंडिया में कई सारे मसालों में, गरम मसाले में भी धनिया डाला जाता है। लेटिन नेम कोरिएंडर सटाइवम, कोरिएंडरम सटाइवम, मेलिफेरी फैमिली एपिएसी का एक मेंबर है ये। और इसके मैंने आपको पर्याय बताया धान्यकम, क्योंकि धान्य जैसा दिखता है। कुस्तुमरू भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में कोरिएंडर इसे कहा जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने वाला एक बहुत अच्छा औषधि है। और हमने आज धान्यक हिम कैसे बनाया जाता है वो भी देखा। 1:6 का आपको रेशो लेना है। और ये धान्यक हिम जो है ज्वर में, तृष्णा में काफी अच्छा काम करता है। इस तरह से धनिया न सिर्फ हम घर में एक मसाले की तरह एज ए गार्निशिंग या सीजनिंग के अलावा हम धनिया का मेडिसिनल प्रयोग करके भी हेल्थ बेनिफिट्स पाए जा सकते हैं उसका। और आप सब बड़ी संख्या में रोज हमारे साथ जुड़ते हैं द्रव्य गुणम में।
उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी आज की बात यहीं खत्म करती हूँ। जय हिंद।